वृंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का हृदय की अनंत गहराई से स्वागत करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमने पिछली कक्षा में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और उसके पश्चात आज हम उसी क्रम को जारी रखते हुए किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आपको बतलाएंगे कि किशोरावस्था में किस प्रकार के की विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तित होती हैं। उसके पहले एक चीज़ आप यह जान लीजिए कि किशोरावस्था जीवन का वह ऐसा काल होता है जिसमें बालक के सम्मुख बहुत सारी समस्याएं, बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। यह एक ऐसी अवस्था होती है जब आ, बालक न रह करके अब वह प्रौढ़ की दिशा में अग्रसर है। किशोरावस्था, जैसा कि पता है हमें, हमने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि 12 से लेकर के 18 वर्ष की जो अवस्था होती है वह किशोरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में अभी मैंने कहा कि यह एक ऐसी जटिल अवस्था है जिसको अगर सही ढंग से माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा अगर बालक के व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया गया तो यह आप मान के चलिए कि बालक का जो भविष्य है वह अंधकार से भर जाएगा। तो इसको जान लेना, समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। एक शिक्षा शास्त्री हैं जिनका नाम है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने तो किशोरावस्था को परिभाषित करते हुए कहा कि किशोरावस्था तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है स्टैनले हॉल के शब्दों में? कि किशोरावस्था तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था कहलाती है। यह एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने बाल मनोविज्ञान का जन्म दिया। किसका जन्म दिया? बाल मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान के ये जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? जनक। जनक माने जाते हैं। कभी भी परीक्षाओं में आपसे पूछे कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो आप उसके उत्तर में दीजिएगा कि स्टैनले हॉल बाल मनोविज्ञान के जनक हैं। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि किशोरावस्था बड़े ही तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है। प्यारे बच्चों, अभी जैसे जैसे हम किशोरावस्था का अध्ययन करेंगे आपको स्वतः पता चल जाएगा कि किशोरावस्था वास्तव में बड़े ही तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है। हम यह भी आपको बतलाते चलेंगे कि किशोरावस्था में इस प्रकार के की समस्याओं को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं, कैसे बालक की दिशा और दशा का जो चयन है वह सही कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम जल्दी से अपने विषय वस्तु की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिगर भी लगा हुआ है स्टैनले हॉल का, इनको आप पहचान लीजिए कि यही हैं आपके स्टैनले हॉल। ठीक है। पहली विशेषता किशोरावस्था की है शारीरिक परिवर्तन की अवस्था। जैसा कि आप श्यामपट पर देख पा रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन की अवस्था। हम जब किसी किशोर, जो बालक बाल्यावस्था को पार कर किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है, अर्थात वह 12 वर्ष की अवस्था में पहुंच चुका है, तो आप उसकी शरीर की काया को देखिए। तमाम तरह के परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। पहला जो परिवर्तन, अगर हम इन चीजों को भी ध्यान न दें तो पहला जो परिवर्तन हम देखते हैं बालक में वह होता है बालक के शरीर में दाढ़ी मूछ आ जाती है। प्रारंभ हो जाता है, छोटे छोटे जो मूछें हैं वो जमने लगती हैं, दाढ़ी जमने लगती है। आवाज में कर्कशता आ जाती है, बालकों के आवाज में कर्कशता आ जाती है। हाथ, पैर, सीने और शरीर के कई अंगों में बालों का उगना प्रारंभ हो जाता है। तो यह विशेषता बालकों की रही। किसकी रही? बालकों की रही। इसी प्रकार बालिकाओं में भी कुछ शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे जब हम बालिकाओं को देखते हैं तो
उनका जो वक्ष स्थल होता है उसका विकास होने लगता है, वाणी में उनके मधुरता आने लगती है और रजस्वला धर्म की उन्हें प्राप्ति होती है। तो यह किशोरियों में शारीरिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इसके पश्चात अभी और भी शारीरिक परिवर्तन हैं, जैसे प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास। बालकों में प्रजनन अंगों में पूर्ण विकास भी देखने को मिलता है, और ये प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास क्यों होता है, आज उसको भी हम यहाँ आपको समझाएंगे। एक ग्लैंड होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यौन परिपक्वता पिट्यूटरी ग्लैंड की क्रियाशीलता पर निर्भर होती है, ठीक। और इससे उत्पन्न हार्मोन्स, एक ग्लैंड होता है गोनड ग्लैंड, की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। यह गोनड जो ग्लैंड होता है, यह बालक में प्रजनन अंगों के पूर्ण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस प्रकार बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन इस अवस्था में हमको देखने को मिलते हैं। एक शारीरिक परिवर्तन और भी देखने को मिलता है इसमें, जैसे जब आप लंबाई की बात करते हैं, ठीक, तो बालकों की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से बढ़ जाती है। बालिकाओं की लंबाई औसतन 5 फुट या 2-4 इंच अधिक और बालकों की उनसे अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था में बालिकाओं की अपेक्षा किशोरों की लंबाई अधिक होती है। तो यह भी शारीरिक परिवर्तन के ही अंतर्गत आता है। और भी सारी परिवर्तन आपको देखने मिलेंगे, जैसे दांतों का विकास। दांतों के विकास में 32 के 32 दांतों का विकास बालक या बालिका या किशोरी या किशोर के शरीर में हो जाता है। और अगर उनकी मांसपेशियों को देखें तो मांसपेशियां पूरी तरीके से परिपक्व हो जाती हैं, हड्डियों का पूर्ण विकास हो जाता है। तो ये सब चीजें भी किशोरावस्था में होती हैं। इस चित्र के माध्यम से देख लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। ये देखिए कान के समीप ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसका विस्तृत बड़ा चित्र आपके सम्मुख यहाँ दिया हुआ है। यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अक्सर परीक्षाओं में ये चीजें पूछी जाती हैं। अब अगली विशेषता की हम जब बात करेंगे तो अगली विशेषता है काम प्रवृत्ति जागरण की अवस्था। काम प्रवृत्ति जागरण की अवस्था क्या कहती है? यह भी एक शारीरिक विशेषता है किशोरावस्था की। काम प्रवृत्ति जागरण की अवस्था को स्पष्ट करते हुए रास महोदय ने इसको 3 खंडों में विभक्त किया है। कितने खंडों में विभक्त किया है? 3 खंडों में विभक्त किया है। रास महोदय ने काम प्रवृत्ति की भावना को 3 खंडों में विभक्त किया है। पहला खंड है स्वप्रेमी, दूसरा खंड है सजातीय आकर्षण, और तीसरा है विषम लिंगी आकर्षण। ये 3 प्रकार के वर्गों में इन्होंने काम प्रवृत्ति की भावना को बांटा है। अब आइए इसको समझ लेते हैं। स्वप्रेमी की अवस्था होती है कि बालक अपने ही शरीर से प्रेम करने लगता है। किससे प्रेम करने लगता है? अपने ही शरीर से। स्वप्रेमी होता है तो अपने शरीर से वह प्रेम करने लगता है, उसको सजाता है, संवारता है शीशे के सामने, या आप कह सकते हैं कि जिम के माध्यम से अपनी काया को हिष्ट पुष्ट बनाता है। तो यह स्वप्रेमी होने का सूचक होता है, ठीक। इसके पश्चात दूसरी जो विशेषता है वह है सजातीय आकर्षण। सजातीय आकर्षण का तात्पर्य है कि बालकों के प्रति आकर्षित होते हैं, इसी को कहते हैं सजातीय आकर्षण, ठीक है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं होमोसेक्सुअल स्टेज। इस अवस्था में समलिंगी प्रेम, समलिंगी आकर्षण बालकों में बढ़ता है। यह भी विशेषता बालकों में, किशोरों में पाई जाती है। इसी पश्चात विषम लिंगी आकर्षण भी प्रायः देखने को मिलता है।
अर्थात बालक बालिकाओं के प्रति, किशोर किशोरियों के प्रति, या किशोरियां किशोर के प्रति अपना आकर्षण व्यक्त करती हैं, इसी को कहते हैं विषम लिंगी आकर्षण। तो यह काम प्रवृत्ति का सूचक है। रॉस महोदय ने इसको 3 भागों में बांटा है, जो आपके सम्मुख दिया हुआ है। ठीक है। अगली विशेषता कहती है कि बुद्धि और मानसिक विकास। अगली विशेषता क्या कहती है कि बुद्धि एवं मानसिक विकास। देखिए, जब बालक 12 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है तो बालकों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, उसकी आईक्यू बढ़ जाती है। इसके साथ ही ध्यान, स्मरण, कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण और अमूर्त चिंतन भी बालकों का, किशोरों का बढ़ जाता है। बार बार मेरे मुख से जो है बालक निकल रहा है, तो बालक से तात्पर्य किशोर से है। ठीक है, आप इसको समझिएगा कि अमूर्त चिंतन भी किशोरों का बढ़ जाता है। ठीक, अमूर्त चिंतन क्या होता है? किसी न दिखाई दी जाने वाली वस्तु पर जब बालक अपना विचार व्यक्त करता है, उस पर चिंतन व्यक्त करता है, उस पर कोई तर्क देता है, तो यह कहलाता है अमूर्त चिंतन। जैसे आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ठीक है, मोक्ष क्या है, मृत्यु क्या है, इन सब अमूर्त बातों पर जब बालक चिंतन करने लगता है, इन सब चीजों पर, तो इसको कहते हैं अमूर्त चिंतन। क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन। इसी प्रकार बालक में समस्या समाधान की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। जैसा कि अभी मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि बड़े ही तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। तो जब तूफान, तनाव और संघर्ष होगा तो समस्याएं अपने आप ही जन्म लेंगी। तो बालक की जब बुद्धि बढ़ चुकी है इस अवस्था में, तो वह किसी भी प्रकार की जब समस्या उसके सम्मुख उपस्थित होगी तो वह उसको हल करने का भी प्रयास करेगा। और प्रायः देखा गया है कि समस्याओं को वह स्वयं ही हल कर लेता है। तो यह भी किशोरावस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता की जब हम बात करेंगे तो वह होती है दिवा स्वप्न की अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? दिवा स्वप्न की अवस्था। और यह बड़ी रोचक अवस्था होती है, बहुत ही हास्यास्पद अवस्था होती है। हर किशोर बड़े बड़े सपने देखता है, खुली आंखों से। एक सपना तो ऐसा होता है जिसको हम सो रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक है, और सुबह होती है तो थोड़ा बहुत याद रहता है, फिर हम हो सकता है सपने भूल भी जाते हों। लेकिन यह एक इस प्रकार का स्वप्न होता है कि बालक खुली आंखों से, इसलिए इसको जो है, या आप ऐसे कह सकते हैं, दिन में ही देखता है। दिन में अपनी खुली आंखों से सपने देखता है। इसी को हम कहते हैं दिवा स्वप्न की अवस्था। क्या कहते हैं? दिवा स्वप्न की अवस्था। बच्चा सोचने लगता है कि हम बड़े होकर के डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे, बड़ा सा घर बनवा लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, मोटर ले लेंगे, बहुत सारी चीजें वह सोचने लगता है। उसकी इच्छाएं, और ये किस पर निर्भर होता है? 2 विषय वस्तुओं पर निर्भर होता है, उसकी इच्छा और उसकी आकांक्षा। उसकी इच्छाएं और उसकी आकांक्षाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, उसी के परिणाम स्वरूप बालक दिन में ही सपने देखने लगता है। घंटों अपने चाहे किशोर हो या किशोरियां हो, घंटों शीशे के सामने खड़े होकर के अपनी काया को देखते हैं, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, और जो उनके आइडियल होते हैं, जैसे फिल्मों में कुछ हीरो उनके आइडियल होते हैं, कुछ खिलाड़ी उनके आइडियल होते हैं, कुछ जो राजनेता होते हैं वो आइडियल होते हैं, तो घंटों शीशे के सामने खड़े होकर के उनके जैसा बाल को संवारना, उनके जैसा जो है मेकअप करना, उनके जैसा व्यवहार करना, यह सब दिवा स्वप्न की ही अंतर्गत आती हैं। तो यह रहा आपका दिवा स्वप्न की अवस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है यह अवस्था, ठीक है। इसमें बालक
जो होता है वो खुली आंखों से सपने देखता है, इसीलिए इसको दिवा स्वप्न की अवस्था कहते हैं। अगली विशेषता है आपकी अच्छी बुरी आदतों का विकास। ऐसा कोई बालक, ऐसा कोई किशोर नहीं होगा जिसके अंदर अच्छी और बुरी आदतों का विकास न हुआ हो। ठीक है, अच्छी और बुरी आदतों का विकास हर किशोर के अंदर होता है। कुछ अच्छी आदतें उसके अंदर विकसित होती हैं, कुछ बुरी आदतें उसके अंदर विकसित होती हैं। अच्छी आदतें, अच्छा एक चीज और कि ये दोनों ही चीजें बालक लेकर के तो पैदा हुआ नहीं कि ईश्वर ने उसको अच्छी आदतें और बुरी आदतें दे दी कि जाओ भैया अब तुम अब जीवन जियो। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छी और बुरी आदतों को हम अपने इसी समाज में, इसी वातावरण में हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो जैसा बालक का वातावरण होता है, जिस प्रकार की परिस्थितियां बालक के सम्मुख उपस्थित होती हैं, ऐसा माना जाता है कि वह परिस्थितियां, वह वातावरण बालकों के व्यवहार को, उसकी आदतों को प्रभावित करती हैं। अगर अच्छा वातावरण है तो उसके अंदर प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, सहयोग, परोपकार, अहिंसा, जीव प्रेम, प्रकृति प्रेम, बहुत सारे जो अच्छे भाव हैं, अच्छी आदतें हैं, उनका विकास होगा। लेकिन वहीं अगर दूषित वातावरण है, अनैतिक वातावरण है, तो वहां यौन संबंधी बुरी आदतों का विकास होगा, धूम्रपान का विकास होगा, मदिरापान का विकास होगा, गुटखा खाने का विकास होगा और सिनेमा देखने का विकास होगा। ये बुरी आदतों का विकास हो जाएगा अगर वातावरण दूषित है तो हमको ये चाहिए कि बालक किशोर को इस प्रकार का वातावरण दें कि उसके अंदर अच्छे गुणों का ही सिर्फ विकास हो। माता पिता हो या गुरुजन हो या समाज के अन्य लोग जो हैं, उनको यह चाहिए कि बालक को ऐसा वातावरण दें कि उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास हो पाए। बुरी चीजों से उन्हें बचना सिखाया जाए। रूसो अपने सिद्धांत में इसी बात का उल्लेख करते हैं कि बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे आपको रूसो का निषेधात्मक सिद्धांत, आपके सिलेबस में है रूसो का निषेधात्मक सिद्धांत, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि रूसो ने अपने निषेधात्मक सिद्धांत में इसी चीज को कहा है कि अच्छी आदतों के बारे में बच्चों को मत बतलाया जाए, उनको बुरी आदतों से बचना सिखलाया जाए। तो माता पिता हो या गुरुजन हो, उनको चाहिए कि किशोरों को बुरी आदतों से बचना सिखलाएं। जिस दिन बालक बुरी आदतों से बचना सीख जाएंगे, आप मान लीजिए कि वह स्वतः ही अच्छी आदतों को अपने व्यवहार में, अपने आचरण में धारण कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माता पिता हो या गुरुजन हो, उनका यह दायित्व बनता है कि बच्चों को अच्छी आदतों का ही विकास उनके अंदर कराया जाए किशोरों में। इसके पश्चात अगली विशेषता आपकी है रुचियों में अस्थायित्व। रुचियों में अस्थायित्व हर बालक की, हर व्यक्ति की, हर किशोर की जो रुचियां होती हैं वह भिन्न भिन्न होती हैं। शैशवावस्था में कुछ अलग रुचि थी, बाल्यावस्था में कुछ अलग रुचि थी, लेकिन जब बालक किशोरावस्था में पहुंच गया तो उसके रुचियों में अस्थायित्व आ जाता है। क्या आ जाता है? अस्थायित्व आ जाता है, रुचियां स्थिर हो जाती हैं। ठीक है, और उसमें शारीरिक श्रेष्ठ और सौंदर्य पहली विशेषता है। शारीरिक श्रेष्ठ और सौंदर्य क्या है? अपने शरीर को घंटों जिम में बिताना। किशोर जो होता है जिम जाता है, अपने शरीर को जो है सिक्स पैक बनाता है, उसके बाइसेप, ट्राइसेप, बहुत सारी चेस्ट को बहुत आकर्षक बनाता है। तो इस प्रकार शारीरिक श्रेष्ठ जो है वह बालक के रुचियों के ही अंतर्गत आता है। इसके पश्चात सौंदर्य, अपने को सजाना, मेकअप करना, पार्लर जाना, किशोरियों को यह उनके रुचियों को ही दर्शाता है। इसके पश्चात आकर्षक वस्त्र भी बालक पहनता है।
समय के साथ वस्त्र भी परिवर्तित होते हैं, उनकी डिजाइनें भी परिवर्तित होती हैं, और जिस प्रकार से फिल्मों में या सीरियलों में वस्त्र बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियां पहनते हैं, बालक भी, किशोर भी उन्हीं प्रकार के वस्त्रों को खरीद कर पहनकर आकर्षक दिखने का प्रयत्न करते हैं। तो यह भी एक विशेषता इसके अंतर्गत आती है। बातचीत का ढंग अगर देखें तो किशोरावस्था में बातचीत का ढंग, अभिव्यक्ति की क्षमता, यह बालकों की बढ़ जाती है और अपने भावों को, अपने विचारों को बड़े ही सहज ढंग से व्यक्त करने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो जाती है। तो बातचीत का ढंग भी उनका परिवर्तित दिखाई पड़ता है, यह भी विशेषता के ही अंतर्गत आती है। भ्रमण की जो प्रवृत्ति होती है, किशोर चाहे वह किशोरी हो या किशोर हो, सबके अंदर घूमने की प्रवृत्ति, देश दुनिया को जानने की प्रवृत्ति, ठीक है, यह बढ़ जाती है। तो भ्रमण की भी आदतें बच्चों में होती है, रुचि होती है। खान पान, खाने पीने का तो सभी को शौक होता है, ठीक। तो खान पान में भी परिवर्तन, उनकी ये जो रुचि है खान पान की, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रहा आपका रुचियों में अस्थायित्व। वातावरण पर यह भी निर्भर करता है, ठीक है। जैसे अगर किसी परिवार में माता पिता शाकाहारी हैं तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बच्चे का जो खान पान है वह शुद्ध शाकाहारी ही होता है। ऐसा वातावरण जहां पर माता पिता या परिवार के अन्य लोग मांस का सेवन करते हैं तो वहां पर किशोर जो होता है वह मांस का भी आदी हो जाता है, वह मांसाहारी हो जाता है। तो खान पान वातावरण पर ही निर्भर करता है। तो रुचियों में अस्थायित्व आने लगता है। अगली विशेषता, आत्मसम्मान की भावना। हर किशोर को भोजन, वस्त्र, रुपए पैसे के अलावा आत्मसम्मान की भी जरूरत होती है। किशोर अब बड़ा हो रहा है, उसके दाढ़ी मूछ आ गई, अपने आप को अब प्रौढ़ समझने लगता है। कभी कभी परिवार में वह अपना किसी बात पर अपना भी तर्क देता है, अपनी भी राय देता है। तो उस अवस्था में माता पिता को उसकी बातों को अगर मानने योग्य हैं तो जरूर मानना चाहिए। अगर बालक कुछ कह रहा है तो उसको ध्यानपूर्वक माता पिता को, गुरुजनों को सुनना चाहिए और उनके प्रति एक सही आप कह लीजिए कि आचरण, या बालक को ये होता है कि बालक जो होता है, हाँ, तो मैं बात कर रहा था आत्मसम्मान की भावना का। हर किशोर की अपेक्षा होती है कि उसके माता पिता, उसके गुरुजन या समुदाय के लोग उसका आत्मसम्मान बनाए रखें, ठीक। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब घरों में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो बालक अपना भी एक मत देता है। कुछ माता पिता जो समझदार होते हैं वह उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसका भी वह सम्मान करते हैं, उसके भी विचार का वह सम्मान करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो बालकों को डांट देते हैं, फटकार देते हैं, चुप रहो, अभी बच्चे हो, बड़े बात कर रहे हो तो तुमको नहीं बोलना चाहिए। तो वहां एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाती कि बालक को लगता है कि अरे ये क्या हो गया, इसका मतलब कि मेरा कोई मान सम्मान नहीं है इस परिवार में, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है इस परिवार में। तो वहां पर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ऐसा भी देखा जाता है। देखिए, किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष की होती है और इस अवस्था में अगर हम देखें तो हर किशोर हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा है, इंटर की परीक्षा दे रहा है। अक्सर जब बोर्ड परीक्षाएं चालू होती हैं या जब उनका रिजल्ट
आना होता है, आप पेपरों को उठा करके देख लीजिए, कहीं आपको दिखेगा कि फला किशोर ने या फला किशोरी ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। क्यों करता है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण यही है कि बालक को परीक्षाओं को लेकर के भय होता है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ठीक है, माता पिता की अपेक्षाओं पर, गुरुजनों की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतर पाऊंगा कि नहीं उतर पाऊंगा। और उसका जो भय होता है वो ये सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, मेरा बड़ा अपमान होगा। तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वह सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चों में आत्मसम्मान की जो भावना होती है वह भी प्रबल होती है। परिवार के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, समुदाय के द्वारा उसे आत्म सम्मान मिलना चाहिए। हर बालक को, गलतियां तो सभी करते हैं, लेकिन परिवार को, समुदाय को, विद्यालय को उसकी गलतियों को माफ कर देना चाहिए। ठीक है, और उसे भूलने के लिए कहना चाहिए। अगर हम उसकी किसी छोटी सी गलती को लेकर के उसको ताना कसे, उसको तंज कसे, तो आप मान के चलिए कि बालक के आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचेगी और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिस स्थिति में बालक आत्महत्या के प्रति प्रेरित हो जाता है। तो आत्महत्या न करे उसके लिए परिवार, विद्यालय और समुदाय का यह दायित्व होता है कि वह बालक के प्रति एक आदर, एक सम्मान की भावना प्रस्तुत करे। ठीक है, तभी बालकों का आत्मसम्मान बचा रहेगा और वो आत्महत्या जैसे कुकृत्य की तरफ अग्रसर नहीं होंगे। अगली विशेषता है भविष्य की चिंता। हर बालक को, हर किशोर को अपने भविष्य की चिंता अवश्य होती है। वह सोचता है कि हम पढ़ लिख करके क्या बनेंगे, आगे हम जीवन में क्या हासिल कर सकेंगे, ठीक, कैसे अपने भविष्य को हम सुरक्षित कर सकेंगे। बहुत सारी चिंताएं उसके सम्मुख होती हैं। तो इसी क्रम में पहली जो चिंता होती है वह होती है व्यवसाय के प्रति चिंता। हाई स्कूल से ही, इंटर से ही वह अपना ऐसा पाठ्यक्रम का चुनाव करता है जिसमें वह आगे और पढ़ सके। वह मैथ ले लेता है कि आईआईटी कर लेंगे, वह जीव विज्ञान ले लेता है, बायो ले लेता है कि हम जो है डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसी बहुत सारी फील्ड हैं। आर्ट ले लेता है कि हम जो है आईएएस की तरफ अग्रसर होंगे, से प्रशासनिक अधिकारी वगैरह बनेंगे। तो इस तरह के व्यवसायों की चिंता हो जाती है। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स विषय का चुनाव कर लेते हैं कि हमको आगे जो है व्यापार करना है, आगे बिजनेस करना है, अपना व्यवसाय बढ़ाना है। तो इस प्रकार व्यवसायों की भी किशोरों में चिंता दिखाई पड़ती है। ठीक, अगली जो चिंता है वह है जीवन साथी की चिंता। अक्सर बच्चे यह सोचते हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा। ठीक, अगर हम नौकरी पा लेंगे, अगर हम सफल हो जाएंगे तो हमें एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। और अगर हम जीवन में असफल हो जाएंगे तो आज जैसा आप देख रहे हैं कि विवाह उन्हीं लोगों का हो रहा है, बेहतर हो रहा है जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, अच्छे पदों पे हैं। उनके लिए तो हजारों विवाह आ रहे हैं। और ऐसे बालक, ऐसे किशोर जो आगे उनके भविष्य में वो पढ़ाई नहीं जारी रख पाते हैं, बेरोजगार ही घूम रहे हैं, तो उनके सम्मुख जीवन साथी की भी चिंता हो जाती है। तो उन्हें जीवन साथी की भी चिंता सताने लगती है। इस अवस्था में समाज में अपनी स्थिति की चिंता उन्हें होने लगती है। ठीक है, अपनी स्थिति का मतलब यह है कि समाज में उनकी जो एक परिस्थिति है, उनका जो एक लेवल है वह बढ़े। हम अन्य लोगों की अपेक्षा जो है पिछड़ न जाएं, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहें। और ये तभी संभव है जब वह पढ़ लिख लेगा, जब वह रोजगार प्राप्त कर लेगा, तब उसकी समाज में जो उसकी स्थिति होगी वह आगे बढ़ेगी, ऊपर की ओर बढ़ेगी। बढ़िया सा घर बनवा लेगा, गाड़ी मोटर ले लेगा, ठीक है, उसके नौकर चाकर हो जाएंगे, ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो उसको जो है समाज में अपनी स्थिति की भी चिंता
होने लगती है। तो यह भी एक जो विशेषता है भविष्य की चिंता बालकों की। अगली विशेषता की बात करेंगे, संवेगात्मक अस्थिरता। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति यह होती है संवेगात्मक अस्थिरता। ठीक है, अभी हमने आपको प्रारंभ में ही कहा कि स्टैनले हॉल ने कहा कि बड़े तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि संवेगात्मक अस्थिरता डामाडोल होती है। कभी संवेग बढ़ जाते हैं, कभी संवेग घट जाते हैं। ऐसी स्थिति में बालक जो है वह परेशान हो जाता है। संवेगों के उथल पुथल के कारण बालक परेशान हो जाता है, जीवन को अव्यवस्थित महसूस करने लगता है। तो यह जो अवस्था होती है इसमें संवेगात्मक अस्थिरता भी देखने को मिलती है। और संवेगात्मक अस्थिरता में बहुत सारे संवेग हैं, जैसे भावुकता। भावुकता एक प्रकार का संवेग है। किसी घटना को देख करके वह बहुत तीव्र भावुक हो जाता है और कभी उसके प्रति अपना कोई भाव ही नहीं प्रकट करता। दोनों चीजें हैं। आशा और निराशा भी देखने को मिलती है। बच्चा कभी आशावान हो जाता है, ठीक, और कभी उसके अंदर निराशा का जन्म हो जाता है। कभी कभी देखा जाता है उत्साहित बहुत हो गया, कभी कभी देखा जाता है कि हतोत्साहित हो गया। ये संवेगों का उतार चढ़ाव है। कभी देखा जाता है कि उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है और कभी कभी देखा जाता है कि उसमें निष्क्रियता बढ़ जाती है। कभी देखा जाता है कि उसके अंदर प्रेम बढ़ जाता है, कभी देखा जाता है कि उसके अंदर द्वेष बढ़ जाता है। तो दोनों ही चीजें हैं। एक सकारात्मक पहलू, सकारात्मक संवेग होते हैं जो बढ़ते हैं, और एक होता है नकारात्मक संवेग जो वो भी बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है कि इन संवेगों के उतार चढ़ाव से जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, ठीक। और जब जीवन अव्यवस्थित होता है तो परिवार के बीच रहना, समुदाय के बीच रहना, विद्यालय के बीच रहना उसे उसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। न वो परिवार में रहना पसंद करता है, न वो विद्यालय में रहना पसंद करता है, न वह समुदाय में रहना पसंद करता है। तो संवेगात्मक अस्थिरता जब जन्म लेती है तो एक भावना होती है अलगाव की। किसकी? अलगाव की एक भावना जन्म लेती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिनेशन। क्या कहते हैं? एलिनेशन। और ये जो भावना होती है अलगाव की, उसे समुदाय से विमुख कर देती है, ठीक। और वह आत्महत्या की तरफ फिर से आगे बढ़ जाता है। तो हर माँ बाप को, हर शिक्षक को, हर समुदाय के हर व्यक्ति को यह चाहिए कि अगर बालक इस संवेगात्मक उतार चढ़ाव के जाल में फंस गया तो उसे बाहर निकालने का काम परिवार के लोग करें, माता पिता करें, गुरुजन करें, समुदाय के लोग करें, और उसको समझाएं, उसके प्रति सहानुभूति रखें, उसके प्रति एक सकारात्मक भाव रखें। तब बालक का संवेगात्मक अस्थिरता जो होगी वह समाप्त हो जाएगी और बालक सही दिशा में गति कर सकेगा, आगे की तरफ बढ़ सकेगा। तो यह भी एक विशेषता किशोरावस्था की होती है। अगली विशेषता की जब हम बात करेंगे, अगली विशेषता कहती है समूह को महत्व देना। प्रायः किशोर किसी न किसी समूह का सदस्य होता है, उसके पास एक उसकी मित्र मंडली होती है, ठीक। जब परिवार के लोग उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, उसके विचारों का सम्मान नहीं कर पाते, तो ऐसा प्रायः देखा गया है कि वह घर से अधिक अपने उसी समूह को महत्व देता है। घर से अधिक अपने उसी समूह को महत्व देता है। समूह के बीच रहेगा, वहीं पर खाएगा पिएगा, ठीक। और समूह पर देखिए, यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि समूह किस प्रकार का है। अच्छे समूह में रह रहा है तो अच्छा विकास होगा, और गलत समूह में रह रहा है जहां पर तमाम तरह की नशा की आदतें जो है
चल रही हैं और उसी समूह में बालक भी जाएगा तो वह भी नशे की तरफ अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज का भी हमको ध्यान देना है कि घर से अधिक समूह को ही वो महत्व देता है। एक 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 बात और आपसे यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जब भी बालक घर में कम समय दे रहा हो और बाहर अधिक समय दे रहा हो, हर माता पिता को, हर गुरुजन को, जैसे गुरुजनों के लिए भी एक चीज कहूंगा कि जब बालक विद्यालय न आ रहा हो पढ़ने के लिए तो जरूर एक बार उनके माता पिता से संपर्क करके उसके बारे में हालचाल जरूर पूछना चाहिए कि घर से वो आता है कि नहीं आता है, कि घर ही पे रहता है, जानकारी कर लीजिए। क्यों? अगर घर से वो निकल करके किसी समूह के बीच चला गया, ठीक, और ये गुरुजनों को ध्यान रखना चाहिए और दूसरी तरफ माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए कि घर में, घर से निकलता है तो वो कहाँ जाता है, ठीक, विद्यालय जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि कहीं अन्यत्र जा रहा है, इस चीज की जानकारी कर लें। अगर उन्हें पता चल जाए कि वो विद्यालय नहीं जा रहा है या विद्यालय नहीं आ रहा है तो सतर्क हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति होती है जब बालक के पांव भटक जाते हैं। अगर वह समूह में रहता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वह समूह बहुत अच्छा ही हो, ठीक है, इसका अच्छाई और बुराई का जो रेशियो होता है वह, बुराई तो अधिक समाज में देखने को मिलती है, अच्छाइयाँ कम देखने को मिलती है, तो तुरंत माता पिता को सतर्क हो जाना चाहिए और बालक को सही निर्देशन और परामर्श दे करके उसका मार्ग सही ढंग से प्रशस्त करना चाहिए। गुरुजनों को उचित निर्देशन, उचित परामर्श दे करके उनका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि समूह को अधिक महत्व देता है। ठीक है, यह विशेषता हो गई। अगली विशेषता आपकी कहती है कि अस्थाई मित्र बन जाते हैं। अस्थाई मित्र वे ऐसे मित्र होते हैं जो जीवन पर्यंत आपके, किशोरावस्था में अगर वो मित्र बन गए तो जीवन पर्यंत वो आपके मित्र होते हैं। मित्र तो वैसे बहुत सारे होते हैं, समूह में रहेगा तो 72 उनके मित्र बन जाएंगे, लेकिन उन 72 में से कुछ एक दो मित्र उनके अस्थाई रहते हैं जो जीवन पर्यंत, जीवन भर उनके साथ रहते हैं। जीवन भर एक दो मित्र जो बने हैं वो जीवन भर उनके साथ रहेंगे, उनके सुख दुख में रहेंगे, उनके जो है साथ घूमना टहलना फिरना, ठीक, जो समस्याएं हैं वो उन्हीं मित्रों से अपनी व्यक्त करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार कह सकते हैं कि किशोरावस्था में जो अस्थाई मित्र होते हैं उनकी संख्या भी एक ही दो होती है। कितनी होती है? एक से दो ही अस्थाई मित्र उनके बन पाते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता रही। अगली विशेषता कहलाती है समायोजन की अवस्था। प्यारे बच्चों, जब हम समायोजन को जानेंगे तो यह जानेंगे कि समायोजन क्या है। समायोजन के अर्थ को पहले आप समझ लीजिए। समायोजन एक प्रकार की स्थिति होती है और इसको आप समझिए कि जब बालक अनुकूल परिस्थितियों से निकलकर प्रतिकूल परिस्थितियों में पहुंचता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेता है तो वह कहलाता है समायोजन। क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। अनुकूल परिस्थितियों से निकलकर जब वह प्रतिकूल परिस्थितियों में पहुंचता है और प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है तो वह कहलाता है समायोजन। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अनुकूल परिस्थितियों से निकलकर बालक जब प्रतिकूल परिस्थितियों में पहुंचता है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में वो अपने आप को ढाल नहीं पाता। इस प्रकार उसके अंदर कुसमायोजन 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 जन्म ले लेता है। क्या जन्म ले लेता है? कुसमायोजन जन्म ले लेता है। कुसमायोजन
जन्म ले लेता। कुसमायोजन क्या है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को न ढाल पाना कुसमायोजन कहलाता है। जीवन में एक परिस्थिति से निकलकर हम जब दूसरी परिस्थिति में पहुंचते हैं, इंटर की परीक्षा पास कर ली किशोर ने और वह किसी विश्वविद्यालय की तरफ अग्रसर है, किसी महाविद्यालय की तरफ अग्रसर है, और वहाँ का वातावरण, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ के गुरुजन, वहाँ के पाठ्यक्रम में अगर उसने अपने आप को ढाल नहीं लिया तो वह कुसमायोजन को प्राप्त हो जाता है। तो यह कह सकते हैं हम कि समायोजन की समस्या उसके अंदर व्याप्त हो जाती है। और इसको समाधान कैसे कर सकता है, समायोजन कैसे वह प्राप्त कर सकता है, इसको भी जान लीजिए कि समायोजन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसे अपने बुद्धि विवेक को विकसित करना होगा, अपने ज्ञान चक्षु को खोल लेना होगा, अपने इंद्रियों को प्रशिक्षित कर लेना होगा। ठीक। और अगर कोई समस्या जीवन में उपस्थित हो रही है, कोई ऐसी विषम परिस्थिति बालक के सम्मुख उपस्थित है, तो वह अपने माता पिता से, वह अपने गुरुजनों से, वह अपने बड़ों से उस समस्या के बारे में चर्चा कर सकता है, उसके प्रति कुछ राय बड़ों से ले सकता है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति किशोर अपनाए तो निश्चित तौर पर जो समायोजन की समस्या है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और वह किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने का कार्य कर पाएगा, सफल कार्य कर पाएगा। तो यह कहलाता है आपका किशोरावस्था में जो है समायोजन की समस्या। यह भी एक इसकी विशेषता रही किशोरावस्था की। अगली विशेषता है समाज सेवा की भावना। प्रायः हमने देखा होगा, गांव में देखा होगा, शहरों में देखा होगा, जब कभी भी किसी के घर शादी हो जाए, शादी पड़ जाए किसी बालिका की, गांव की बात हम करें तो किसी घर के बगल किसी भाई पटीदार, किसी भाई बंधु के यहाँ किसी लड़की की शादी है, तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि किशोर बढ़ चढ़ करके उस विवाह में अपना श्रम दान देते हैं। तो यह कहलाता है समाज सेवा की भावना। अगर कोई व्यक्ति कहीं दुर्घटना हो जाए किसी व्यक्ति की और सड़क पर वह असहाय पड़ा हो, घायल पड़ा हो, तो वहां पर भी किशोर बढ़ चढ़कर उसके स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब कभी किसी गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो अगर उनकी जेब में 2 रुपया भी है तो भी वो चाहते हैं कि इसको, गरीब को हम इसकी मदद कर सकें। तो इस प्रकार बालक में कभी आप देख लीजिए कहीं भंडारा लगा हो तो प्रायः किशोर ही भंडारे में भोजन देने का कार्य करते हैं। ठीक है, कहीं स्टॉल लगा हो भोजन का तो उसके पीछे किशोर ही खड़े आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस विषम परिस्थिति में गांव के सभी किशोर समाज की सेवा करते हैं। किशोरियां घर के अंदर जितने भी प्रकार के कार्य हैं उसमें अपना सहयोग देती हैं। तो इस प्रकार देखा गया है कि किशोर और किशोरियों में समाज सेवा की भावना भी तीव्र गति से विकसित होती है। यह भी एक विशेषता कहलाती है। अगली विशेषता है वीर पूजा। नाम थोड़ा सा अलग है, वीर पूजा। वीर पूजा क्या होती है कि किशोर या किशोरियां किशोरावस्था में किसी न किसी विशेष क्षेत्र के लोगों से प्रेरित होते हैं। विशेष क्षेत्र का तात्पर्य है सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, खेल, कला और सिनेमा। कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से किशोर और किशोरियां, चाहे वह सामाजिक कोई कार्यकर्ता हो, चाहे वह कोई धर्म का पैगंबर हो, धर्म का जो है प्रचारक हो, ठीक, चाहे वह राजनीति से बिलोंग करता हो, चाहे वह किसी खेल से हो, चाहे वह किसी कला से हो, चाहे किसी सिनेमा से बड़ा अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, तो उन लोगों से प्रेरित होते हैं, उन लोगों जैसा बनने का प्रयास करते हैं, उनके व्यवहार को सीखते हैं, उनके कौशलों को सीखते हैं। तो इसी को अब ये वीर व्यक्ति होते हैं जो विशेष क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, विशिष्ट लोग होते हैं।
वह वीर लोग होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है इस अवस्था को कि वीर की पूजा ही करते हैं। किसी ने राजनैतिक मोदी जी को कोई अपना आइडियल मान ले, कोई योगी जी को आइडियल मान ले, कोई एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आइडियल मान ले, कोई अटल जी को अपना आइडियल मान ले, कोई गांधी को अपना आइडियल मान ले, तो यह कहलाएगा वीर पूजा कहलाएगा। ठीक। सामाजिक, जैसे बहुत सारे हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे वीर पुरुषों का योगदान है। कोई भगत सिंह का अनुयायी बन जाए, कोई उनके विचार, उनके सिद्धांतों से प्रेरित हो जाए, तो यह वीर पूजा के ही अंतर्गत आती है। खेल है, कोई सचिन तेंदुलकर हो जाए, विराट कोहली की तरह खेलने लगे, रोहित शर्मा की तरह खेलने लगे, एमएस धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास करे, सीखने लगे, तो यह कहलाएगा जो है वीर पूजा कहलाएगी। कला और सिनेमा, कला का तात्पर्य है कि कोई गीत, संगीत, वाद्य यंत्रों में जो बहुत सारे व्यक्ति हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं, ठीक, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हो गए, और जो तबला वादक हैं, हारमोनिया, पियानो, ठीक, बहुत सारे ऐसे गिटार बजाने वाले हैं, जो है चित्रकार हैं, ठीक, फिदा हुसैन साहब हैं, तो इन ये लोग कला के क्षेत्र से बिलोंग कर, अगर उनके जैसा बालक बनने का प्रयत्न करता है तो यह भी वीर पूजा ही कहलाती है। सिनेमा की जब बात करें तो सिनेमा में आप देख ही रहे हैं बहुतायत किशोर और किशोरियां सिनेमा की तरफ ही अग्रसर होते हैं। फिल्म स्टार हो जाएं, बड़े बड़े हीरो हो जाएं, बड़ी बड़ी हीरोइनियां हो जाएं, तो उन लोगों से बालक जो है अभिप्रेरित होने का कार्य करते हैं, तो यह भी वीर पूजा के ही अंतर्गत आता है। ठीक। तो इनके जैसा विशिष्ट क्षेत्रों से विलांग करने वाले व्यक्तियों जैसा बनने का प्रयत्न करना ही वीर पूजा कहलाती है। यह भी किशोरावस्था की विशेषता होती है। इसके पश्चात अगली जो विशेषता है आपकी, नैतिक और अनैतिक विकास, यह अंतिम विशेषता है आपकी, 15वीं विशेषता है कि बालकों में नैतिक गुणों का भी विकास होता है और अनैतिक गुणों का भी विकास होता है। नैतिक गुण और अनैतिक गुण, दोनों ही गुणों का बालक, अब इसको इस तरह से समझिए कि जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर बालक के चारों तरफ होगा, बालक में उसी प्रकार का आचरण, उसी प्रकार की नैतिकता, उसी प्रकार के सदाचार के गुणों का विकास होगा। यदि बालक का परिवार नैतिक विचारधारा से ओतप्रोत है तो उसमें अनुकूल वातावरण का विकास होगा। यदि बालक में के परिवार में नैतिक गुणों का, ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए और सुन लीजिए, कि यदि बालक के परिवार में नैतिक गुणों का, अच्छे गुणों का, सदाचारिक गुणों का, आध्यात्मिक गुणों का विकास है तो बालक में अनुकूल वातावरण का विकास होगा। और यदि बालक के परिवार में या जहां वह पढ़ रहा हो वहां, या कोई समाज जिसमें बालक रह रहा हो, उस का वातावरण अगर अनैतिक है, दूषित है, ठीक, वहां व्यभिचार होते हैं, वहां पर मदिरापान होता है, वहां पर अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है, तो वह प्रतिकूल वातावरण कहलाएगा। और आप यह जानते होंगे कि प्रतिकूल वातावरण में, इस दूषित वातावरण में बालक का नैतिक विकास हो ही नहीं सकता। उसके अंदर अनैतिकता का ही विकास होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ यदि बालक के सम्मुख अनुकूल वातावरण निर्मित हो गया, अच्छे गुणों से परिपूर्ण परिवार भी है, उनका समाज भी है, उनका विद्यालय भी है, तो निश्चित तौर पर बालक में नैतिक गुणों का ही विकास होगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं।
अगली कक्षा में हम कुछ और भिन्न चीज़ों को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होंगे, और चलते चलते आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो में अगर कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई दोष हो, तो अपने विचारों को अपने भावों को कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाने का प्रयत्न करें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपके ज्ञान को बढ़ा रहा हो, ज्ञानवर्धक हो, तो इसको अन्य लोगों तक भी ले जाने का कार्य आप करिए। यह हमारी तरफ से निवेदन है। और आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।